मालविकाग्निमित्रम यद्यपि श्रृंगार प्रधान नाटक है, तो श्रृंगार प्रधान नाटक होते हुए भी मालविकाग्निमित्रम में प्रारंभ में ही महाकवि कालिदास ने भारतीय शिक्षा पद्धति के ऊपर विस्तार के साथ विचार किया है। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, इन तीन तीन पीढ़ियों के वर्णन को लेकर आगे चलने वाले महाकवि कालिदास ने प्रारंभ में ही शिक्षा विषयक लोकोपदेश अनेक सूत्रों के माध्यम से उपस्थित किए हैं। मालविका, जो कि महारानी धारणी के अंतःपुर में परिचारिका के रूप में स्थित है, राजकुमारी होते हुए भी उसको गणदास और हरदत्त नामक दो नाट्याचार्य नाट्य की शिक्षा देते हैं। उन दोनों नाट्याचार्यों में संघर्ष हो जाता है कि मालविका ने किसके नाट्य को अधिक अच्छे से ग्रहण किया। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मालविका अग्निमित्र के अंतःपुर में कैसे पहुंची, इस पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। मालविका थी माधव सेन की बहन, और माधव सेन को जब यज्ञसेन ने कैद कर लिया तो माधव सेन अपने अमात्य सुमति और उसकी विधवा बहन पंडित कैशिकी के साथ, जो कि बाद में परिव्राजिका के रूप में उपस्थित होती है और निर्णायक बनती है दोनों के मध्य विवाद का, उसके साथ मालविका को अग्निमित्र से विवाह के लिए विदर्भ से बाहर भेज दिया। वे दोनों मालविका को लेकर, सुमति और पंडित कैशिकी दोनों मालविका को लेकर विदिशा की ओर आने वाले व्यापारियों के समूह में मिल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन व्यापारियों के समूह के ऊपर दस्युओं के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। उस आक्रमण में मालविका की रक्षा करते करते हुए अमात्य सुमति की मृत्यु हो जाती है। मालविका पंडित कौशिकी, जो परिव्राजिका है, उससे बिछुड़ जाती है। पंडित कौशिकी अपने मृत भाई का अंतिम संस्कार करती है। वो स्वयं विधवा थी, पहले से ही मानसिक कष्ट में थी, लेकिन भाई की मृत्यु के उपरांत तो उसका जो वैधव्य जनित कष्ट था वो और अधिक बढ़ जाता है, वो और अधिक मानसिक कष्ट को प्राप्त करती है। मालविका पहुंच जाती है नर्मदा नदी के तट पर अग्निमित्र के अंतपाल दुर्ग के पास, अंतपाल दुर्ग के रक्षक वीरसेन के पास, जो कि देवी धारणी का, अग्निमित्र की पत्नी धारणी का नीच वर्ण का मुंह बोला भाई था। वीरसेन देखता है कि यह शिल्पाधिकार में बड़ी निपुण है, कलाओं में बड़ी निपुण है, और वह उसको महारानी धारणी को अर्पित कर देता है, लाकर दे देता है। तो इस प्रकार मालविका पहुंचती है अग्निमित्र के अंतःपुर में। और दूसरी तरफ पंडित कैशिकी भी जिस किसी भी प्रकार से अंतःपुर में पहुंच जाती है अग्निमित्र के, और ससम्मान एक विदुषी स्त्री के रूप में वो वहां पर स्थान प्राप्त करती है। संपूर्ण नाटक में एक बहुत ही रहस्यमय पक्ष है, वह यह कि पंडित कैशिकी, जो कि विदर्भ से माधव सेन के कहने पर अपने भाई के साथ मालविका का अग्निमित्र के साथ विवाह करने के लिए चली थी, वह अग्निमित्र के अंतःपुर में पहुंचकर मालविका को पहचानती है या नहीं, यह बात संपूर्ण नाटक में चतुर्थ अंक तक स्पष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि पंडित कैशिकी विदूषक और अग्निमित्र के पक्ष में ही स्थित दिखलाई देती है, जबकि धारणी मालविका के नृत्य की प्रस्तुति के पक्ष में नहीं थी। तो पंडित कैशिकी ने महारानी धारणी का साथ नहीं दिया, अपितु विदूषक और राजा अग्निमित्र की योजना में साथ दिया कि गणदास और हरदत्त के नाट्याचार्य के परीक्षण में मालविका के नृत्य को प्रस्तुत किया जाए। अतः यह स्पष्ट नहीं होता संपूर्ण नाटक के चतुर्थ अंक तक
पंचम अंक में तो पहचान हो जाती है, लेकिन चतुर्थ अंक तक यह स्पष्ट नहीं होता कि अंतःपुर में निवास करने वाली अमात्य सुमति की विधवा बहन पंडित कैशकी जो परिव्राजिका के रूप में वहां स्थित है, वह मालविका को पहचानती है या नहीं। तो हरदत्त और गणदास का जब संघर्ष होता है मालविका की नृत्य शिक्षा को लेकर, तो वहां पर पंडित कैशकी को महाराज अग्निमित्र निर्णायक के रूप में उपस्थित करते हैं। तो पंडित कैश परिव्राजिका जो पंडित कैशकी है, पंडिता कैशकी है, वो कहती है कि देखिए, प्रयोग प्रधानम ही नाट्यशास्त्रम, नाट्यशास्त्र प्रयोग प्रधान है। जब तक इसका प्रयोग न किया जाए तब तक शिष्य ने कितना अर्जित किया यह निश्चित करना संभव नहीं है। तो गणदास और हरदत्त के द्वारा जो शिक्षा मालविका को प्रदान की गई है, वह शिक्षा कितनी दृढ़ हुई मालविका में, इसका निर्णय जब तक हम प्रयोग को नहीं देखते तब तक हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर परिव्राजिका को, कौशिकी को जब निर्णायक बनाया जाता है, तो यहाँ पर उत्तम शिक्षक के गुण और उत्तम शिक्षक के द्वारा उत्तम छात्र को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है, इसको महाकवि ने बखूबी प्रस्तुत किया है। महाकवि कहते हैं कि पात्र विशेषे न्यस्तम गुणांतरम व्रजत शिल्प माधातु जलमिव समुद्र शुक्तौ मुक्ता फलताम नीय मानस्य। पात्र विशेष का शब्द है योग्य शिष्य। उसमें यदि गुरु के द्वारा शिक्षा का आदान किया जाता है तो वह शिक्षा किसी विशेष गुण को प्राप्त कर लेती है। तो गुरु में सामर्थ्य है शिक्षा को प्रदान करने का, लेकिन शिष्य में भी सामर्थ्य होना चाहिए उसको ग्रहण करने का। तो बड़ा अच्छा महाकवि ने यहाँ पर दृष्टांत प्रस्तुत किया है। जैसे आकाश से गिरने वाला पर्जन्य या जल समुद्र में गिरता है तो खारा हो जाता है, लेकिन यदि वही किसी सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। तो यहाँ पर अंतर किस चीज का है? अंतर है यहाँ पर पात्रता का। सीपी में उसी पर्जन्य को, आकाश से गिरने वाले जल की बूंद को मोती में बदलने का सामर्थ्य होता है। तो गुरु ज्ञान देता है शिष्य को, लेकिन वह शिष्य के सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वह उस ज्ञान को से कितना प्रकाशित हो, कितना उसको ग्रहण करे। गणदास ने मालविका को एक उत्तम शिष्या के रूप में ग्रहण किया था, क्योंकि वो कहता है कि आकृति विशेष प्रत्ययाद अनून वस्तुकाम संभावयामी। इस मालविका की आकृति को देखकर मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई साधारण कुल से जुड़ी हुई नहीं है। कहा क्यों? कि यद्यत प्रयोग विषय भाविकम उपदिश्यते मया तस्यै तत्तद विशेष करणात् प्रत्युपदिशतीव में बाला। जो कुछ भी भावाभिनय या भाव कार्य नाट्य संबंधी मैं इसको सिखाता हूं, उस सबको यह जो मालविका है वह ग्रहण कर लेती है, और जब प्रदर्शन का समय आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुझे उसी भावाभिनय को नए रूप में सिखाती हुई सी दिखलाई दे रही है। तो इस प्रकार से उसके इस गुण को देखकर उसने समझ लिया कि आकृति विशेष प्रत्याद अनून वस्तुकाम संभावयामी। यह जो मालविका है ये निश्चित ही किसी उच्च कुल से संबंधित है। हमारी परंपराओं में भी इस बात को कहा गया है, क्रिया ही वस्तुपहिता प्रसिद्धति। क्रिया का शब्द है शिक्षा। शिक्षा को यदि आप उचित पात्र में न्यस्त करते हैं, रखते हैं, उचित शिष्य में प्रस्तुत करते हैं, तो वह प्रसिद्धति अर्थात किसी नए प्रकाश के साथ, नई प्रतिभा के साथ सम्मुख उपस्थित होती हुई दिखलाई देती है। दूसरा है पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते, अर्थात गुण ही सर्वत्र प्रतिष्ठा के कारण बनते हैं। शास्त्रों में इस बात को कहा गया है, क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम।
विद्या संस्कारवान शिष्य को और अधिक संस्कारवान बना देती है, परंतु यदि शिष्य संस्कारवान है तो उसको गुरु के द्वारा प्रदत्त की गई श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ शिक्षा संस्कारवान नहीं बना सकती है। तो शिष्य में पात्रता होनी चाहिए उस विद्या को ग्रहण करने की। इसी प्रकार से और भी बहुत सी बातें जो महाकवि ने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। जब प्रश्न खड़ा होता है मालविका के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य का, और वह नृत्य जिसको गणदास और हरदत्त ने सिखलाया था, तो वहां पर पंडित कौशिकी के मुख से महाकवि ने शिक्षा की प्रस्तुति, अर्थात किस प्रकार की शिक्षक, किस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए और किस प्रकार से उसको अपने ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए, इसको बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। महाकवि कहते हैं, श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांति रण्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम साधु शिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा पैतव्य एव। देखिए, किसी गुरु की शिक्षा या उसकी विद्या ठीक होती है उसकी बुद्धि तक। बुद्धि से तात्पर्य है उसका बुद्धि में उस संपूर्ण विषय का सूक्ष्मतम ज्ञान प्रतिष्ठित रहता है। एक तो ऐसा गुरु होता है जो बहुत ही ज्ञानवान है, और दूसरा गुरु ऐसा होता है, शिक्षक ऐसा होता है जो विद्या के सूक्ष्मतम रहस्यों को समझते तो हैं, लेकिन वो शिष्य शिक्षण में भी उतने ही निपुण होते हैं। तो विद्या के सूक्ष्मतम रहस्यों को समझना और उस विद्या के सूक्ष्मतम रहस्यों को शिष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्य होना, ये दोनों ही उत्तम शिक्षक के लिए अनिवार्य हैं। और जिसमें ज्ञान और ज्ञान के प्रकाशन का सामर्थ्य ये दोनों ही ठीक हो, वही शिक्षण या वही शिक्षक अग्रणी शिक्षक माना जाता है। यह महाकवि कालिदास ने कहा। दूसरी बात महाकवि कालिदास कहते हैं कि उपदेशम विदुशुद्धम संतस्तम उपदेशिनः श्यामायतेन युष्मासु यः कांचन विभागमेषु। उस उपदेशक शिक्षक के उपदेश को शुद्ध माना जाता है जो उपदेश विद्वानों के बीच शिष्य के द्वारा प्रकाशित किया जाए, वो मलिन न पड़े। तो महाकवि यहाँ पर एक अद्भुत उपमा देते हैं। वो कहते हैं, कांचन विभागमेषु, अग्नि में सोने को तपाया जाता है उसको और अधिक भास्वर करने के लिए, देदीप्यमान करने के लिए, लेकिन सुवर्ण अग्नि की तेजस्विता को ग्रहण करता है, अग्नि में रहने वाली कालिमा को ग्रहण नहीं करता। तो गुरु के द्वारा प्रदत्त की गई, शिष्य को प्रदत्त की गई शिक्षा और अधिक भास्वर हो के विद्वानों के रूप में जब प्रस्तुत होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वह गुरु के द्वारा प्रदत्त किया गया उपदेश शुद्ध है। महाकवि यहाँ एक और बात कहते हैं कि मंदोप्यमंदतामेति संसर्गेण विपश्चितः पंकच्छिदे फलस्येव निकषेणाविलम पयः। मंद व्यक्ति भी अमंद हो जाता है, अर्थात प्रखर बन जाता है, विपश्चितः अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों के संसर्ग से। वैसे ही जैसे कीचड़ से भरा हुआ जल निर्मल जल में मिलकर पवित्र हो जाता है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास ने भी कही थी, समरथ के नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसैर की नाई। अर्थात रवि, सूर्य, पावक अग्नि और सुरसरी भगवती गंगा इतने पवित्र हैं कि उसमें आप कितनी भी अपवित्रता प्रस्तुत कर दें, उनका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता। तो इसी प्रकार यदि विद्वान के संपर्क में कोई मंद व्यक्ति आता है तो वह भी अमंद यानी चतुर बन जाता है। एक और बात जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक सिद्ध होती है, उसको महाकवि कालिदास शिक्षा के संबंध में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा
कि लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरो स्थितिक्षमाणस्य परेण निंदाम यस्यागम केवल जीविकायै तम ज्ञानपण्यम वणिजम वदन्ति। यह जो उपदेश है यह आज के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है, विशेषकर उनके लिए जो उच्च पद पर प्रतिष्ठित है। उन्होंने कहा कि उच्च पद पर प्रतिष्ठित करते हुए जो व्यक्ति सामान्य दायित्व का निर्वाह करते हैं, न विद्या की रक्षा करते, न उसको भविष्य की पीढ़ियों में संक्रांत करने का प्रयास करते हैं, तो हम केवल जीविका मात्र के लिए ज्ञान की दुकान खोल कर बैठे इनको वणिक के समान व्यवहार करता हुआ मानते हैं। तो अर्थोपार्जन को कभी भी हमारे यहाँ विद्या का उद्देश्य, विद्या का प्रधान उद्देश्य नहीं माना गया। तो लब्धास्पदोस्मीति विवाद वीरो स्थितिक्षमाणस्य परेण निंदा। हमको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, अब हम स्थायित्व को प्राप्त हो गए हैं। अतएव यदि हम अपनी शिक्षा के संवर्धन के लिए प्रयास नहीं भी करेंगे तो दूसरों के द्वारा की जाने वाली हमारी निंदा का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। ऐसा करने वाला व्यक्ति वस्तुतः शिक्षा का विनाशक होता है। और भी बहुत सी बातें जो महाकवि कालिदास ने शिक्षा के विषय में यहाँ पर प्रस्तुत की है। नृत्य विद्या के जानकार गणदास और हरदत्त के द्वारा मालविका को प्रदत्त प्रशिक्षण की परीक्षा जब कराई जाती है तो इस विषय में महारानी धारिणी और राजा अग्निमित्र दोनों के मध्य मतभेद हो जाता है। धारिणी कहती हैं कि यदा पुनः मंदमेधा शिष्या उपदेशम मलिनयन्ति तदा आचार्यस्य को दोषः। यह आचार्य का दोष नहीं है, अपितु शिष्य की मेधा में कमी होने के कारण कि वह आचार्य के द्वारा प्रस्तुत किए गए उपदेश को सही रूप में प्रस्तुत नहीं करता। तो यहाँ पर राजा कहते हैं कि देखिए, एवं आपठ्यते विनेतुरद्रव्य परिग्रहोपि बुद्धिलागमं प्रकाशयति। गुरु की शिष्य को सूक्ष्म दान प्रदान करने की योग्यता तभी प्रमाणित होती है जब वह कमजोर शिष्य में भी अपनी विद्या को मजबूती के साथ प्रतिष्ठित कर सके। यह महाराज ने कहा, एवं आपठ्यते विनेतु अद्रव्य परिग्रहो भी बुद्धिलागमं प्रकाशयति। बुद्धिलागम अर्थात बुद्धि की सूक्ष्मता, गुरु की बुद्धि की सूक्ष्मता को तभी प्रकाशित होती है जब वह गुरु अद्रव्य परिग्रहो भी, जो शिष्य कमजोर है उस शिष्य में भी अपनी शिक्षा को संपूर्ण रूप से संक्रमित कर सके। यहाँ पर महाकवि कालिदास महाकवि भवभूति के विपरीत बोलते दिखलाई देते हैं। भवभूति यद्यपि परवर्ती हैं, लेकिन भवभूति ने उत्तर रामचरित में जो बात कही थी वह बात महाकवि कालिदास के वचनों से मेल खाती हुई दिखलाई नहीं देती। भवभूति ने कहा कि वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम तथैव यथा जडे न च खलु तयोर्ज्ञाने वृद्धिं करोत्यपहन्ति वा भवति च पुनर्भूयान् भेद फलं प्रति तद्यथा प्रभवति हि पुनर्बिंबग्राहे मणिर न मृदा दयः। देखिए, किसी भी वस्तु को प्रतिबिंबित करने में मणि ही समर्थ होती है, क्योंकि उसके अंदर वह स्वतः प्रकाशमान होती है। लेकिन किसी भी वस्तु को प्रतिबिंबित करने में मिट्टी का ढेला समर्थ नहीं होता, क्योंकि वह मिट्टी का ढेला स्वतः प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान नहीं होता है। तो गुरु तो योग्य शिष्य और मंद शिष्य, प्रतिभावान शिष्य और मंद शिष्य दोनों को समान रूप से विद्या का वितरण करता है, लेकिन यह निर्भर करता है शिष्य के ऊपर कि गुरु के द्वारा विद्या उसको कितनी प्रकाशित करती है। वैसे ही जैसे मणि और मिट्टी का ढेला, मणि संसार की सभी वस्तुओं को प्रतिबिंबित करने की योग्यता रखता है, जबकि मिट्टी का ढेला नहीं रखता, क्योंकि वह स्वतः प्रकाशमान नहीं है। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास के विक्रम और वशीयम के श्रृंगारपूर्ण नाटक को हम देखते हैं तो इसमें शिक्षा संबंधी अनेक वचन मिलते हैं, और भी बहुत से वचन हैं जिनको हम सूक्ष्मता के साथ यहाँ पर देख सकते हैं।
जहां तक प्रश्न राजनीति का है, तो मालविका अग्निमित्र भारतवर्ष में राजनीतिक ऐक्य की स्थापना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास इसमें उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। हमने प्रारंभ में भी कहा था कि 3 साम्राज्य यहाँ पर परस्पर संघर्षशील या परस्पर मित्रता के डोर में बंधते हुए दिखलाई देते हैं। एक मगध, दूसरा विदिशा और तीसरा है विदर्भ। मगध का शासक है पुष्यमित्र, विदिशा का प्रशासक है अग्निमित्र और विदर्भ में माधव सेन और यज्ञसेन नामक 2 भाइयों के बीच में उनको जीत कर बराबर बराबर साम्राज्य का वितरण कर दिया जाता है अग्निमित्र के द्वारा। नाटक के प्रारंभ में ही प्रथम अंक में ही माधव सेन को यज्ञसेन कैद कर लेता है और जब अग्निमित्र को यह विदित होता है कि माधव सेन ने अपनी बहन मालविका का उसके साथ विवाह करना सुनिश्चित किया है और उसको यह मालूम चलता है कि यज्ञसेन ने माधव सेन को कैद कर लिया, तो अग्निमित्र यज्ञसेन के पास संदेश भेजता है कि वह माधव सेन को छोड़ दे। परंतु यज्ञसेन जो कि विदर्भ में साम्राज्य स्थापित कर चुका था माधव सेन को कैद करके, वह अग्निमित्र के पास संदेश भेजता है कि मैं माधव सेन को तभी छोड़ूंगा जब आप मेरे साले को छोड़ दें। और उसका साला था मौर्य सचिव। तो मौर्य सचिव को, मौर्य साम्राज्य का जब उन्मूलन किया मगध में, तो मौर्य सचिव को कैद कर लिया था अग्निमित्र ने और वह उसकी कैद में था और वह यज्ञसेन का साला था। अग्निमित्र को यज्ञसेन के द्वारा प्रस्तुत की गई यह शर्त रुचिकर प्रतीत नहीं होती। वह अपनी सेना को यज्ञसेन पर आक्रमण करने का आदेश देता है। तो देखिए, मालविका और अग्निमित्र का प्रणय प्रसंग प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक फैला हुआ है संपूर्ण नाटक में। पंचम अंक में भी वह सामने आता है, लेकिन इसके पीछे विदर्भ पर अग्निमित्र की सेना के आक्रमण का भी दृश्य चल रहा है। तो प्रथम अंक में ही अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीर सेन को यज्ञसेन पर आक्रमण कर माधव सेन को मुक्त कराने का आदेश दिया। तो युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ मालविका और अग्निमित्र का प्रसंग चल रहा है। और इसके अतिरिक्त एक और विजय यात्रा चल रही है संपूर्ण नाटक में। वह है पुष्यमित्र के द्वारा छोड़े गए अश्वमेध के अश्व की विजय यात्रा, जिसके संरक्षण में संलग्न है पुष्यमित्र का पौत्र अग्निमित्र और धारिणी का पुत्र वसुमित्र। इस पक्ष पर भी हम आगे आएंगे कि नायक महाकवि कालिदास ने अपने प्रत्येक कृति में एक राष्ट्रीय नायक प्रदान किया है, जो राष्ट्र को उचित नेतृत्व प्रदान करता है। यहाँ पर राजनीति की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो मालविका का अग्निमित्र के साथ संबंध हो जाने पर विदर्भ और विदिशा दोनों मित्र बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में पंचम अंक में जब विदर्भ पर विजय का समाचार आता है, तो अग्निमित्र स्वयं दोनों भाइयों के बीच वर्धा नदी को सीमा मानकर उसके दक्षिण और उत्तर में प्रतिष्ठित कर देता है। यज्ञसेन को प्रतिष्ठित करता है वर्धा नदी के दक्षिण में और वर्धा नदी के उत्तर में विदिशा की सीमा से लगकर अपने साले माधव सेन को साम्राज्य शासक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। तौ पृथक वरदाकूले शिष्टाम उत्तर दक्षिणे रक्तन दिवम विभज्योभौ शीतोष्ण किरणाविव। ये उसने आदेश दिया। फिर कहा द्विधा विभक्ताम श्रियमुद्वहन्तौ धुरम रथाश्वाविव संग्रहीतुः तौ स्थास्यतस्ते नृपतेर्निदेशे परस्परावग्रह निर्विकारौ। तो युद्ध के माध्यम से शत्रु को जीता जरूर,
लेकिन युद्ध के माध्यम से शत्रु को जीतने के उपरांत भी प्रणय प्रसंग के माध्यम से शत्रु के हृदय को भी यहाँ पर महाकवि कालिदास जीतते हुए दिखलाई देते हैं, उसका प्रयास करते उसको जीतते हुए दिखलाई देते हैं। तो दो भागों में राज्य को, विदर्भ के राज्य को विभक्त कर दिया, वर्धा नदी को सीमा मानकर। विदर्भ पर आक्रमण करने के पीछे साम्राज्य विस्तार अग्निमित्र का उद्देश्य नहीं था, अपितु अधर्म और अन्याय का प्रतिकार करना अग्निमित्र का उद्देश्य था। यज्ञसेन ने अनीति से, अधर्म से माधव सेन को अधीन कर लिया था, माधव सेन को कैद में डालकर संपूर्ण साम्राज्य अपने अधीन कर लिया था। तो माधव सेन को उसका अधिकार दिलाना और उत्खात प्रतिरोपिता वाली जो नीति है, अर्थात शासक को यदि युद्ध में परास्त कर भी दिया तो उसको पुनः अपने अधीन शासक के रूप में उसी राज्य में प्रतिष्ठित करना, ये महाकवि कालिदास के नायकों की बहुत बड़ी नीति रही है। रघु दिग्विजय में यह बात स्पष्ट दिखलाई देती है हमें, रघुवंश में, कि रघु ने संपूर्ण भारतवर्ष की परिक्रमा की, लेकिन किसी भी शासक को उसके राज्य से वंचित नहीं किया, उसको परास्त करके पुनः उसे प्रतिष्ठित कर दिया अपने अधीन रखते हुए। तो यही नीति अग्निमित्र ने भी अपनाई। अग्निमित्र ने यज्ञसेन को परास्त किया, लेकिन यज्ञसेन को माधव सेन के साथ समान रूप से वर्धा नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्रदान किया और माधव सेन को अपनी विदिशा की सीमा से जुड़ा हुआ विदर्भ का क्षेत्र शासन करने के लिए प्रदान किया। कालिदास के जो शासक हैं वो कालिदास के शासक हिंसक नहीं है, यह बात इससे प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त नाटक के प्रारंभ में यज्ञसेन ने अपने साले मौर्य सचिव को कारागार से मुक्त करने की जो शर्त रखी थी, उसको भी अग्निमित्र ने विजय के उपरांत पूरा कर दिया। और न केवल मौर्य सचिव जो कि यज्ञसेन का साला था उसको मुक्त किया, अपितु सभी कैदियों को विदर्भ विजय के उपलक्ष्य में मुक्त कर देता है अग्निमित्र अपने राज्य से। तो यज्ञसेन भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसका साला मौर्य सचिव अग्निमित्र के द्वारा कारागार से मुक्त कर दिया गया। माधव सेन को भी उसका जो प्राप्तव्य था, परंपरा प्राप्त साम्राज्य था, वह मिल जाता है। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास के जो शासक हैं, या महाकवि कालिदास प्रणय के माध्यम से और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, नीति की प्रतिष्ठा के लिए राजनीतिक दृष्टि से विचार करते हुए दिखलाई देते हैं। बहुत बड़ा विवाद समालोचक में महाकवि कालिदास के काल को लेकर है। महाकवि कालिदास गुप्तकालीन थे, 4th शताब्दी ईस्वी में, अथवा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में शुंगकालीन कवि थे। इस बात को लेकर बहुत अधिक विचार किया जाता है। दोनों ही पक्षों में प्रमाण मिलते हैं, हेतु मिलते हैं, लेकिन पूज्य पिताजी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि जब दोनों ही पक्षों में प्राप्त होने वाले हेतु न होकर हेत्वाभास हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रबल हेत्वाभास के पक्ष में निर्णय देना चाहिए। तो प्रबल हेत्वाभास यहाँ पर प्रतिष्ठित दिखलाई देता है शुंगकालीन, महाकवि कालिदास के शुंगकालीन होने के पक्ष में, क्योंकि मालविकाग्निमित्र में 3 पीढ़ियों को प्रतिनिधि बनाकर महाकवि ने नाटक की रचना की। एक तो है पुष्यमित्र, दूसरा अग्निमित्र और तीसरा है वसुमित्र। अब मालविकाग्निमित्र का महाकवि कालिदास के काल निर्धारण से क्या संबंध है, ये बड़ी ही सूक्ष्म बात यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। जब पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने की स्थिति में आया, वसुमित्र के द्वारा जब यज्ञाश्व को यवनों से जीत कर पुनः
मगध ले लाया जाता है और पुष्यमित्र शुंग अपने अश्वमेध यज्ञ की संपूर्ति करते हैं, तो उस समय वे अपने पुत्र अग्निमित्र को भी भेजते हैं, सूचना भेजते हैं कि वह भी अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति में उपस्थित हो। अमात्य अग्निमित्र के पास पुष्यमित्र का पत्र लेके पहुंचता है, उस पत्र को पढ़ता है, उपविश्य वाचयति। वो कहता है कि यज्ञ शरणात् सेनापति पुष्यमित्र वैदिशस्थम पुत्रम आयुष्मन्तम अग्निमित्रम स्नेहात् परिष्वज्य अनुदर्शयति। यहाँ यज्ञ शरणात् शब्द पर ध्यान दीजिए। यज्ञ शरणात् शब्द का अर्थ है कि वह यज्ञशाला में स्थित है, क्योंकि वह अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहा है। तो यज्ञशाला में बैठा हुआ जो पिता है पुष्यमित्र, और वह है सेनापति। पुष्यमित्र यद्यपि मगध के शासक थे, लेकिन चूंकि वो मौर्यों के सेनापति थे, इसलिए उनको सेनानी ही कहा जाता है। और महाकवि कालिदास ने पुष्यमित्र को सेनापति के रूप में ही यहाँ पर संबोधित किया है। तो यज्ञशाला में अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए बैठे हुए सेनापति पुष्यमित्र वैदिशस्थम, विदिशा में स्थित, विदिशा में प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित, पुत्रम आयुष्मन्तम, अपने आयुष्मान पुत्र को, अग्निमित्र को स्नेहात् परिष्वज्य, स्नेह पूर्वक उसका आलिंगन करके, अनुदर्शयति, सूचित कर रहे हैं। क्या सूचित करते हैं? वो सूचित करते हैं अग्निमित्र के पुत्र की विजय को। अग्निमित्र का जो पुत्र है, उसने यवनों को सिंधु नदी के दक्षिण में परास्त करके अश्वमेध के अश्व की रक्षा की और अपने पितामह पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया। तो उसमें लिखा था पुष्यमित्र ने, ततः परान पराजित्य वसुमित्रेण धन्विना प्रसह्य हिरमाणों में वाजिराजो निवर्दिता है। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा वर्ष पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कर लौटता है, उसमें उसकी रक्षा में हेतु बनता है वसुमित्र। विरोध कहाँ सहना पड़ा? विरोध सहना पड़ा वसुमित्र को सिंधु नदी के दक्षिण में, क्योंकि सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित यवनों ने उस घोड़े को पकड़ लिया था। परंतु वसुमित्र इतना वीर था कि उसने उन यवनों को परास्त करके अश्व की रक्षा की और अपने पितामह के अश्वमेध यज्ञ को संपूर्ण किया। तो पुत्र के पराक्रम, अग्निमित्र के पुत्र के पराक्रम की सूचना पितामह पुष्यमित्र ने पत्र के माध्यम से भेजी और निवेदन किया कि वह अश्वमेध की पूर्णाहुति में उपस्थित हो। इसके बाद देखिए, राजा लेख शेषम वाचयति, आगे जो उस पत्र में पुष्यमित्र ने अग्निमित्र ने लिखा था, यह बात महत्वपूर्ण है और यह बात काल निर्धारण में अत्यंत ही प्रासंगिक सिद्ध होती है। कहते हैं पुष्यमित्र अग्निमित्र से कि सोहम इदानीं मंशुमतेव सगर पौत्रेण प्रत्याहृताश्व यक्षे। जैसे सगर के पौत्र अंशुमान ने उसके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करके सगर के अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया था, वैसे मैं भी अपने पौत्र वसुमित्र के द्वारा रक्षित अश्व के लौट आने पर आज अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति में संलग्न हूं। फिर कहते हैं पुष्यमित्र, तदिदानीम अकालहीनम विगत रोष चेतसा भवता वधू जनेन सह यज्ञ सवनाय आगंतव्यमिति अनुगृहीतोस्मि। देखिए कितना बढ़िया उन्होंने कहा कि अकालहीनम, बिना विलंब किए, बिना काल की हानि किए, विगत रोष चेतसा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे मन में थोड़ा भी गुस्सा हो, थोड़ी भी ग्लानि हो मेरे व्यवहार से तुम्हारे मन में, तो उस ग्लानि का परित्याग करके वधू जनेन सह, अकेले नहीं अपितु अपनी जो महारानियां है धारिणी और हीरावती, उनके साथ यज्ञ सवनाय आगंतव्यमिति, इस यज्ञ की जो पूर्णाहुति है उसमें आपको उपस्थित होना चाहिए। यदि आप उपस्थित होंगे तो अनुग्रही, तो पिता पुत्र से कह रहा है कि मुझ पर तुम अनुग्रह करोगे।
तो इसमें एक बात ध्यान देने की है कि विगत रोष चेतसा, महाकवि कालिदास परिचित थे पुष्यमित्र पिता और अग्निमित्र पुत्र के मध्य व्यवहार के आंतरिक स्वरूप से, उनकी अंतरंगता से, व्यवहार की अंतरंगता से महाकवि कालिदास परिचित थे। तभी तो वो लिखते हैं कि अग्निमित्र का अपने पिता पुष्यमित्र के प्रति बहुत अधिक स्नेह भाव नहीं था, वो किसी बात से लेकर नाराज था। तभी पुष्यमित्र ने उसको मगध से दूर विदिशा के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। तो पिता और पुत्र के बीच इस प्रकार के परस्पर अंतरंग संबंध को वह कभी ही जान सकता है जो उस शासन में उपस्थित हो। अतः इस अंतरंग संबंध को जानने के कारण, अंतरंग व्यवहार को प्रस्तुत करने के कारण हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास पुष्यमित्र के काल में हुए शुंग वंशीय शासकों के काल में उपस्थित होने वाले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के महाकवि थे। और एक बात यहाँ पर उपस्थित होती है कि यदि इस अंतरंग संबंध को महाकवि कालिदास न जानते होते तो वो अपनी कविता में इसको स्थान नहीं देते। इसके आगे जो एक बात और जिसका संबंध राजनीति से है, उसका भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि महाकवि कालिदास की कृतियों पर जब विचार किया जाता है तो उनकी लगभग सभी कृतियों में उन्होंने राष्ट्र को योग्य नेतृत्व प्रदान करने वाला युवा नायक प्रस्तुत किया। रघुवंश में तो नायकों की एक बड़ी लंबी परंपरा दिलीप से लेकर अतिथि पर्यंत हमको उपस्थित होती हुई दिखलाई देती है, जिसके नियंता कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय राष्ट्रीय नायक के रूप में उपस्थित हुए थे, जो राष्ट्र पर आने वाली विपत्ति को दूर कर राष्ट्रीय एकता को सुस्थिर करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में आपका जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है सर्वदमन, वह राष्ट्रीय नायक के रूप में उपस्थित होता है। अभिज्ञान शाकुंतल समस्या गर्भित नायक है, वहां पर समस्या है राष्ट्र के भावी नेतृत्व की कि परिग्रह बहुत्वेपि, उसकी अनेक पत्नियां थीं लेकिन संतति नहीं थी, परंतु संतति प्राप्त होती है जिससे उसका उसने परित्याग कर दिया, तो एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। तो समस्या गर्भित नाटक है, समस्या है राष्ट्र के भावी नेतृत्व की, और उसका समाधान होता है चक्रवर्ती पुत्र के लाभ से। तो सर्वदमन रूपी चक्रवर्ती पुत्र का जो आशीर्वाद प्रथम अंक में ऋषियों ने प्रदान किया था, वो सप्तम अंक में प्रतिफलित होता है और नाटक पूर्णता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र आयुष्य की रक्षा करते हैं नारद और च्यवन ऋषि। ये दोनों उसको प्रशिक्षित करके पुरुरवा को प्रदान करते हैं, जो उसको योग्य प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित कर राज्य शासन से निवृत्त होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि महाकवि कालिदास की इन समस्त कृतियों में उपस्थित होने वाले नायकों के निर्माण में ऋषि परंपरा निरंतर संलग्न है। यदि रघुवंश में वशिष्ठ उपस्थित हैं तो अभिज्ञान शाकुंतल में कण्व और मारीच की परंपरा उपस्थित है। इसी प्रकार विक्रमोर्वशीयम में नारद और च्यवन ऋषि की परंपरा उपस्थित होती हुई दिखलाई देती है। वैसे ही यहाँ पर भी महाकवि कालिदास ने एक योग्य नायक राष्ट्र को प्रदान किया। तो जब पुष्यमित्र का पत्र अग्निमित्र के पास पहुंचता है और वसुमित्र की विजय का समाचार दिया जाता है, तो वहां पर परिव्राजिका ने बड़े ही सम्मान के साथ एक श्लोक वहां पर प्रस्तुत किया। भर्त्रासि वीरपत्ती नाम श्लाघ्यायाम स्थापिता धुरी वीर सूरित शब्दोयम तनया त्वाम उपस्थितः। परिव्राजिका धारिणी को संबोधित करते हुए कहती है, महारानी धारिणी जिसका पुत्र था वसुमित्र, कि अभी तक आप वीर पत्नी के रूप में जानी जाती थी और वीर पत्नी के इस अत्यंत प्रतिष्ठित पद पर आपके पति ने आपने पराक्रम से आपको प्रतिष्ठित किया, लेकिन आज आप वीर पत्नी के साथ वीर सूह
अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता भी कहलाने योग्य हो गई हैं, क्योंकि आपके पुत्र ने अपने पितामह के अश्वमेध के यज्ञ की रक्षा सिंधु नदी के दक्षिण तट में यवनों से की है। तो वीर सूरित शब्दोयम तनयात् त्वाम उपस्थित। तो इससे सिद्ध होता है कि एक योग्य राष्ट्रीय नायक को प्रस्तुत करते हैं महाकवि कालिदास अपनी कृतियों में। इसके बाद कुछ विचार हम श्रृंगार की दृष्टि से भी कर सकते हैं। ये तो हमने राजनीति की दृष्टि से, नायक की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और भगवान शंकर के स्वरूप की दृष्टि से मालविकाग्निमित्रम पर विचार किया। लेकिन मालविकाग्निमित्रम में हमें नाट्यशास्त्रीय तत्व भी उपस्थित होते हुए दिखलाई देते हैं। मालविकाग्निमित्रम के प्रारंभ में ही महाकवि ने कहा कि देवानाम इदमामनन्ति मुनयः शांतम क्रतुम चाक्षुषम रुद्रेणेद मुमाकृतं व्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा त्रैगुण्योद्भव मत्र लोकचरितं नानारसं गीयते नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा एकम समाराधनम। नाट्य के वैशिष्ट्य को महाकवि ने यहाँ पर प्रतिपादित किया है। महाकवि कहते हैं कि नाट्य भिन्न रुचि वाले इस लोक का एकमात्र समाराधन है। तो लोक भिन्न रुचि वाला है, उसका समाराधन बड़ा कठिन है क्योंकि उसकी रुचि अनेक प्रकार की है। लेकिन नाट्य ही एक ऐसा साधन है जो कि भिन्न रुचि वाले लोक को समाराधित करने में, उसको प्रसन्न करने में, उसके चित्त को एकाग्र करने में समर्थ हो सकता है। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि देवा नाम इदमामनन्ति मुनयः शांतम क्रतुम चाक्षुषम। ये चाक्षुष यज्ञ है, लेकिन किसका? देवताओं का। और कैसा चाक्षुष यज्ञ? जो चित्त को परम शांति प्रदान करता है, परम वैराग्य या शांति की अवस्था तक प्रदान करता है, जिसको कहता है निर्वृति, अर्थात चित्त का परम स्थिर अवस्था को पहुंच जाना, संतुष्ट हो। रुद्रेणेद मुमाकृतं व्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा। इस नाट्य को अपने शरीर में भगवती पार्वती के साथ भगवान शंकर ने प्रतिष्ठित किया, दो प्रकार से विभक्त किया। त्रैगुण्योद्भव मत्र लोकचरितम नाना रसं गीयते। तीन गुण है, सत्व, रजस और तमस। इन तीन गुणों से युक्त जो लोकचरित है, उस लोकचरित को अनेक प्रकार के रसों से युक्त कर कवियों के द्वारा नाट्य में प्रस्तुत किया जाता है। अतएव नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा एकम समाराध। यह बात महाकवि कालिदास ने प्रारंभ में ही नाट्य के वैशिष्ट्य के विषय में कही है। लेकिन गणदास और हरदत्त ये दोनों जिस नृत्य में मालविका को शिक्षित करते हैं, उस नृत्य का नाम है छलिक नृत्य। इस नृत्य का आविष्कार किया था शर्मिष्ठा ने, और इसमें जिस वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है वह होती है चतुष्पद। चतुष्पद से तात्पर्य है कि चार पादों या चार चरणों में इसमें गूढ़ भाव योजना के साथ गीत रचना की जाती है। अर्थात भाव गूढ़ होते हैं, वो स्पष्टता कथित नहीं होते, वो प्रच्छन्न होते हैं, लेकिन गूढ़ भाव योजना के साथ प्रणय का निवेदन इसमें किया जाता है। पद्यात्मक विधि से चार चरणों में गीत रचना करते हुए। तो जिस नृत्य में जो भाव प्रस्तुत किए थे मालविका ने, और प्रयोग प्रधानम नाट्यशास्त्रम जब परिव्राजिका ने कहा था, तो जो प्रयोग प्रस्तुत किया था मालविका ने गणदास और हरदत्त के सम्मुख, उसमें जो गीत प्रस्तुत की थी उस पर जब हम विचार करते हैं तो ये बातें सब उसमें स्पष्ट दिखलाई देती हैं। जो छलिक नृत्य होता है, उस छलिक नृत्य में शारीराभिनय, जो नाट्यशास्त्र के 22वें अध्याय में प्राप्त होने वाला जो शारीराभिनय है, उस शारीराभिनय के 6 अंग उपस्थित होते हुए दिखलाई देते हैं। वे 6 अंग हैं: वाक्य, सूचा, अंकुर, शाखा, नाट्यायित और निवृत्त्यंकुर।
तो मालविका ने को जो नृत्य प्रस्तुत किया उसका आधार था दुर्लभ प्रियो में तस्मिन् भव हृदय निराशम अहो अपांगो में परिस्फुरति वामः एषः चिरदृष्टः कथम उपनेयव्यो नाथ माम पराधीनाम त्वयि परिगणय सतृष्णाम। यह प्राकृत में प्रस्तुत किया था, हमने उसकी छाया, संस्कृत छाया आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। तो मालविका क्या कहती है? ततो यथारसम अभिनयति, वो कहती है कि मेरा प्रिय दुर्लभ है, परंतु हृदय, जब प्रिय दुर्लभ है तो उसकी आशा को छोड़ दे। अपने हृदय को समझाती है कि तुम उसकी आशा को छोड़ दो। अहो अपांगों में परस्फुरति वाम, लेकिन फिर भी मेरा यह जो बाईं आंख है, मेरी यह जो बाईं आंख है, यह किसी कारण से फड़क रही है, यह संकेत दे रही है प्रिय मिलन का। ये सह चिरदृष्ट, वह जो प्रिय है उसको देखे बहुत दिन व्यतीत हो गए। कथम उपनेतव्यो, मैं उसको उस तक किस प्रकार पहुंच पाऊंगी। नाथ माम पराधीनाम त्वयि परिगणय सतृष्णाम, तो संबोधन किया उसने, नाथ, हे नाथ, मैं पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इसलिए मैं चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकती, परंतु तुम्हारी चाह को हृदय में लिए हुए हूं। तीन भावों को अभिनय के माध्यम से मालविका ने प्रस्तुत किया है। यही बात मेघदूत में भी हमको दिखलाई देती है। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, स्त्रियों का प्रणय का प्रकाशन विभ्रम अर्थात श्रृंगार पूर्ण चेष्टाओं के माध्यम से ही किया जाता है। प्रथम प्रकाशन, ये महाकवि कालिदास ने मेघदूत में भी कहा है। तो इन चार पादों में, ये जो चतुष्पदी है, इन चार पादों में गूढ़ भाव योजना को महाकवि कालिदास से प्रस्तुत किया है। इसमें रस है श्रृंगार, और उसके अनुसार मालविका ने अत्यंत सफल प्रस्तुति यहाँ पर की है। इस नृत्य को छलिक कहते हैं। छलिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें छिपे छिपे प्रियतम से नायिका अपनी बात कहती है। छलिक नृत्य वह होता है जिसमें प्रच्छन्न रूप से, प्रत्यक्ष न उपस्थित होकर प्रच्छन्न रूप से नायिका उपस्थित प्रियतम, सम्मुख उपस्थित प्रियतम से अपनी बात कहती है, इसीलिए इसको छलिक कहते हैं। जब मालविका ने यह गीत प्रस्तुत किया तो विदूषक कहता है कि चतुष्पद वस्तुकम द्वारीकृत त्वयि उपस्थापित आत्मा तत्र भवत्या, अर्थात इस चतुष्पदी के माध्यम से मालविका ने अपने हृदय को राजा के सम्मुख निकाल कर रख दिया है। अर्थात राजा के प्रति वह पूर्ण आकर्षित है, इस बात को मालविका ने अपने इस गीत के माध्यम से प्रकाशित कर दिया है। तो राजा कहता है, प्रणय गति दृष्ट्वा धारणी सन्निकर्षात् अहमिव सुकुमार प्रार्थना व्याज मुक्त। मालविका धारणी के सन्निकर्ष के कारण अपने प्रणय का प्रत्यक्ष प्रकाशन नहीं कर सकती, क्योंकि धारणी ने बहुत कोशिश की थी कि मालविका के नृत्य की प्रस्तुति न हो, लेकिन परिव्राजिका के की चतुरता पूर्ण दृष्टि से यह नृत्य प्रस्तुत हो सका। और अहमिव सुकुमार प्रार्थना व्याज मुक्त, और बड़ी ही कोमल प्रार्थनाओं के माध्यम से मालविका ने अपने नृत्य में मुझे ही संबोधित किया है, ऐसा राजा कहता है विदूषक से। नृत्य प्रस्तुत कर कर जब मालविका वहां से प्रस्थान करने लगती है तो विदूषक उसको रोक लेता है और कहता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य में कुछ बातें प्रतीत होता है कि छूट गई हैं। भवती तिष्ठ किमपि विस्मृतः कर्म भेदः, आपने नृत्य का कोई पक्ष अपने नृत्य में प्रस्तुत नहीं किया है। तम तावत प्रवक्ष्यामि, तो मैं वह उसको आपसे पूछना चाहता हूं। तो वो
निर्णय चला जाता है पंडित कौशिकी की तरफ, परिव्राजिका की तरफ। तो परिव्राजिका ने मालिका के द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह स्वरूप महाकवि कालिदास की नाट्य विषयक सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। देखिए, यहां पर भी विचार करना है। सनातन कवि महामहोपाध्याय आचार्य रीवा प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस कालिदास ग्रंथावली का संपादन किया, और तृतीय संस्करण में जो मालविकाग्निमित्र के परिव्राजिका के द्वारा मालविका के नृत्य की प्रशंसा में बोले गए पद्य को प्रस्तुत किया है, उसमें 6 से 7 पाठ भेद उपस्थित मिलते हैं। इसका आधार क्या है? ये स्वेच्छया प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसका आधार है धनंजय और धनिक का दशरूपक। दशरूपक की अवलोक नामक वृत्ति में मालविकाग्निमित्र का यह पद्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत मिलता है। किस दशरूपक में? जो निर्णय सागर से प्रकाशित है। तो निर्णय सागर से प्रकाशित दशरूपक में मालविकाग्निमित्र का यह पद्य उपस्थित दिखलाई देता है, लेकिन उसमें 7 से 8 पाठ भेद हैं। उन पाठ भेदों को आचार्य द्विवेदी ने कालिदास ग्रंथावली की तृतीय संस्करण में प्रकाशित कर अपने पाठ को शुद्ध कर लिया। यह श्लोक है, हस्तैरंतर्निहित वचनैः सूचित सम्यग् अर्थः पादन्यासो लयमुपगत तन्मयत्वं रसेषु शाखायोनिर्मृदुरविनय षड्विकल्पानुवृत्त भावे भावे नुदति विषयान् रागबंधस्य एव। इस पद्य में प्रकाशित संस्करणों में जो पाठ मिलता है वो भिन्न है। 7 पाठ इसमें अलग मिलते हैं, 7 से 8 पाठ। लेकिन आचार्य द्विवेदी ने जो दशरूपकावलोक में प्रकाशित पाठ था इस पद्य का, उसको अपनाया, और उसको अपनाने से नाट्य शास्त्र का जो शारीराभिनय या आंगिक अभिनय के 6 क्रमिक अंग हैं, उन 6 क्रमिक अंगों का स्पष्ट उपस्थिति, उनके लक्षण स्पष्ट उपस्थित होते हुए इसमें दिखलाई देते हैं। महाकवि ने कहा कि हस्तैरंतर्निहित वचनैः, हस्तैरंतर्निहित वचनैः की जगह हस्तै की जगह अंगैरंतर्निहित वचनैः पाठ वहां पर छपा हुआ मिलता है। लेकिन आचार्य द्विवेदी ने हस्तैरंतर्निहित वचनैः पाठ माना। हाथों की जो मुद्राएं हैं वह मालविका की ऐसी हैं कि जिनमें वचन अंतर्निहित थे, अर्थात हाथों की मुद्राओं से बिना बोले ही उसने अपना संदेश नायक तक पहुंचा दिया। यह है वाक्य नामक शारीराभिनय या आंगिक अभिनय का प्रथम अंग। 6 अंग है। षडात्मकस्तु शारीरो वाक्यम सूचा तथांकुरः शाखा नाट्यायितम चैव नृवित्यंकुर एव च। ये नाट्यशास्त्र के 22वें अध्याय की 40वीं कारिका में भरत मुनि ने प्रस्तुत किया। वहां 40 से लेकर जो 44वीं कारिका तक इन 6 प्रकार के अभिनयों का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। तो यह है वाक्य। और दूसरा है जो सूचित सम्यक अर्थ, अर्थात जो अर्थ हमको सूचित करना था उस अर्थ को हमने अच्छी प्रकार से ठीक ठीक सूचित कर दिया। यह है सूचा। तो पहला हुआ वाक्य, दूसरा हुआ सूचा। तीसरा है पादन्यासो लयमुपगतः, जैसी लय वैसा मालविका का पादक्षेप या पादन्यास। तो पादन्यास वैसा ही किया मालविका ने जैसी की लय थी। यह है तीसरा शारीराभिनय का अंग, वो है नाट्यायित। और तन्मयत्वम रसेषु, जिस रस का अभिनय करना है मालविका को, उस रस के प्रति मालविका की तन्मयता स्पष्ट उपस्थित होती हुई दिखलाई देती है। यह हुआ अंकुर। शाखायोनिर्विदुर अभिनय षड्विकल्पानुवृत्त। और शाखा योनिष मृदुर अभिनय, उसने जो अभिनय प्रस्तुत किया वो बड़ा ही मृदु था।
लेकिन शाखाओं में किया गया अनुभव अभिनय था। शाखा से तात्पर्य है शरीर के अंग, 6 अंग माने गए हैं। और षड विकल्पानुवृत्त, और 6 विकल्पों को दोहराते हुए समय समय पर एक एक भाव को विषय बनाया मालविका ने, और विषय उस भाव की प्रस्तुति की प्रेरणा उससे मिलती रहती है। तो यह हुआ आपका निवृत्ति अंकुर। राग बंधस्यैव, लेकिन प्रारंभ से लेके अंत तक जो रागबंध था, अर्थात अनुराग था, अनुराग के प्रकाशन की जो मालविका का अभ्यास और प्रवृत्ति थी, वह वही का वही बना रहा। उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखलाई थी। तो ये जो 6 प्रकार के शारीर अभिनय है, 6 प्रकार के शारीर अभिनय महाकवि कालिदास ने यहाँ पर प्रस्तुत किए। इन्हीं को षड विकल्प कहा है। ये षड विकल्प हमें सामान्य अभिनय के अंतर्गत नाट्यशास्त्र के 22वें अध्याय में प्राप्त होते हैं। वो है वाक्य, सूचा, अंकुर, शाखा और नाट्यायित। दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह कला समीक्षा या आर्ट क्रिटिसिज्म या आर्ट एप्रिसिएशन का एक अद्भुत उदाहरण है। यह पद्य जो परिव्राजिका के माध्यम से मालविका की नृत्य प्रस्तुति की प्रशंसा में महाकवि के द्वारा प्रस्तुत कराया गया है। आज की जो विषय में है उसमें अंतिम विषय है बोध वृक्ष। महाकवि कालिदास ने बोध वृक्ष को अपने तीनों ही नाटक में प्रस्तुत किया है। यहाँ बोध से तात्पर्य है नायक के शोक का अपनयन। नायिका के वियोग में यदि नायक शोक मग्न हो जाता है तो उसको स्वस्थ करने के लिए, उसको अपने स्वरूप में अवस्थित करने के लिए महाकवि कालिदास ने जिस वृक्ष को अपनाया है वह वृक्ष है रक्ताशोक या तपनीयाशोक। ये तीनों ही नाटकों में मिलता है, मालविकाग्निमित्रम में भी, विक्रमोर्वशीयम में भी, और अभिज्ञान शाकुंतल में ही। और इस वृक्ष के उपस्थित होने पर नायक का शोक दूर हो जाता है। नायिका के भी शोक के दूर होने की बात को हम इसमें ले सकते हैं। मालविकाग्निमित्र में 4 स्थानों पर इस रक्ताशोक या तपनीयाशोक का जो बोध वृक्ष के रूप में उपस्थित है उसका उल्लेख मिलता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पूज्य पिताजी आचार्य रीवा प्रसाद द्विवेदी जी ने, सनातन कवि ने तपनीयाशोक या रक्ताशोक को बोध वृक्ष के रूप में परिकल्पित किया है अपनी ग्रंथ कालिदास अपनी बात, जो कालिदास संस्थान वाराणसी से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने कालिदास की अद्भुत समीक्षा की है। उसमें उन्होंने बोध वृक्ष के रूप में रक्ताशोक या तपनीयाशोक को प्रस्तुत किया है। तो प्रमद वन में जो सौंदर्य विकृत हुआ था वसंत ऋतु के उपस्थित होने पर, उसको देखते हैं विदूषक और राजा अग्निमित्र। तो वो कहते हैं रक्ताशोक रुचा विशेष गुणों बिंबाधरा लक्तक। ऐसा प्रतीत होता है कि इस रक्ताशोक ने अपने लाल लाल फूलों की कांति के माध्यम से किसी नायिका के बिंबाधर में लगे हुए अलक्तक को माँ ने चुरा लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो नायिका के बिंबाधर में लगी हुई जो लालिमा है वो लालिमा फीकी पड़ी जा रही है इस रक्ताशोक के रक्त वर्ण के पुष्पों को देखने से, ऐसा प्रतीत होता है। सावज्ञेव मुख प्रसाधन विदो श्रीर माधवी योषिताम। तो स्त्रियों के द्वारा अपने मुखों का प्रसाधन किया जा रहा, अनेक प्रकार से अलंकृत किए जा रहे हैं वसंत ऋतु में स्त्रियों के द्वारा अपने मुख। लेकिन यह जो वसंत ऋतु में प्रमदन में उपस्थित होने वाली सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य है, यह प्रकृति का सौंदर्य नायिकाओं की मुख प्रसाधन विधि के प्रति तिरस्कार के भाव को धारण करता हुआ दिखलाई दे रहा है।
अर्थात मुख प्रसाधन करने के उपरांत नायिका के मुख पर जो सौंदर्य परिलक्षित होता है उससे कहीं अधिक सौंदर्य प्रमद वन में वसंत श्री के उपस्थित होने से पुष्पों के माध्यम से किया जा रहा है, उपस्थित किया जा रहा है। तो यहाँ पर वसंत श्री को देखकर और वहां पर भी रक्ताशोक पुष्प को देखकर नायक अग्निमित्र का शोक कुछ कम होता हुआ दिखलाई देता है। इसके बाद दोहद के लिए महारानी धारिणी के स्थान पर मालविका नियुक्त की जाती हो, क्योंकि धारिणी के पैर में चोट लग गई थी। तो बसंत में जो रक्ताशोक है उसके ऊपर नायिका अपने आलक तक से पूर्ण चरणों से प्रहार किया करती है। इसको दोहद के रूप में माना जाता है। तो धारिणी के स्थान पर जब मालविका का अलंकरण किया जाता है बकुला बालिका के द्वारा और उसके पैरों में महावर लगाया जाता है, तो उसको देख कर राजा अग्निमित्र कहते हैं, नवकिसलय रागेण आग्रपादेन बाला स्फुरित नगरुषा दो हंतुमर्हत्यनेन अकुसुमितम अशोकम दोहदापेक्षया वा प्रणमित शीर्षम वा कांत मार्द्रापराध। तो यह जो बाला है, यह जो मालविका है, इसका जो अग्रपाद है अर्थात चरणों की जो कांति है, चरणों के अग्रभाग की जो कांति है, वह स्फुरित नखरुचा, वह नख कांति से दीप्यमान है। कैसी? तो नव किसलय जैसे। तो नव किसलय जैसे लाल वर्ण के चमकती नख कांति वाले अपने पैर के पंजे से यह बालिका दो पर प्रहार कर सकती है। एक तो बिना खिले हुए फूलों वाले अशोक वृक्ष पर दोहद की अपेक्षा से, और प्रणमित शीर्षम वा कांतम आर्द्रापराधम, और आर्द्रापराध अपने प्रणयी के मस्तक पर। तो ये स्थिति है यहाँ पर नायक की कि वह नव जो अशोक के अकुसुमित वृक्ष पर प्रहार करने के लिए उपस्थित आलक तक से युक्त, रक्तवर्ण के आलक तक से युक्त नायिका के चरणों के विषय में इस प्रकार का उल्लेख करता है। यहाँ पर भी उसके शोक की कुछ तीव्रता कम होती हुई दिखलाई देती है। इसलिए यह बोधि वृक्ष के रूप में हम रक्ताशोक की परिकल्पना कर सकते हैं। इसके बाद एक और पद्य यहाँ पर उपस्थित मिलता है दोहद प्रहार के उपरांत। आदाय कर्ण किसलयम अस्माद यमत्त चरणम अरुणमर्पयति। आदाय कर्ण किसलयम अस्माद यमत्र चरणम अरुणमर्पयति। उभयोः सदृश विनिमयाद अन्योन्यम अवंचितम मन्ये। इस नायिका ने कर्ण किसलय को इस अशोक वृक्ष से लेकर अपने रक्तवर्ण के चरणों को इसको समर्पित किया है। तो इससे रक्तवर्ण के किसलय लिए अवतंस बनाने के लिए, कर्णाभूषण बनाने के लिए, और प्रतिदान में इसने अपने रक्तवर्ण के चरणों के प्रहार को इस अशोक वृक्ष को प्रदान किया है। तो राजा कहता है कि ऐसा लगता है कि दोनों का जो लेन देन है वो बराबर हो गया और दोनों ही अवंचित रहे, अर्थात दोनों की किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं हुई। यहां पर भी रक्ताशोक राजा की प्रणय संबंधी जो वियोग है उसको कुछ कम करता हुआ दिखलाई देता है। इसके बाद जो अंतिम पद्य है मालविका अग्निमित्र में बोधि वृक्ष से संबंधित, वो है अनेन तनुमध्यया मुखर नूपुरा राविणा अनेन तनुमध्यया मुखर नूपुरा राविणा नवाम्बुरुह कोमलेन चरणेन संभावितः अशोक यदि सद्य एव मुकुलैर्न संपत्स्यसे
वृथा बहसि दोहदम ललित काम भी साधारणम। वृथा बहसि दोहदम ललित काम भी साधारणम। देखिए राजा कहता है अशोक वृक्ष से कि यदि तुम मालविका के द्वारा किए गए चरण प्रहार के उपरांत यदि शीघ्र ही पुष्पित नहीं होते तो मैं समझता हूं कि तुम अत्यंत अभागे हो। मालविका के द्वारा किए गए चरण प्रहार की योग्यता तुम्हारे अंदर नहीं है। तो इसमें भी नायिका के प्रति प्रणय, उसके वियोग से उत्पन्न होने वाली अधीरता कुछ कम होती हुई दिखलाई देती है। तो इस रूप में महाकवि ने बोध वृक्ष को यहाँ पर मालविकाग्निमित्र में प्रस्तुत किया है। यही बोध वृक्ष हमें अभिज्ञान शाकुंतल के सप्तम अंक में भी उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। सप्तम अंक में इंद्र की कालनेमी वंश में उत्पन्न राक्षस से रक्षा करके जब पृथ्वी पर, स्वर्ग से पृथ्वी पर मातली के साथ राजा उतरते हैं तो मार्ग में उनको दिखलाई देता है मातली का, महर्षि मारीच का आश्रम। तो वे उस आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो मातली उस आश्रम की ओर ले जाता है रथ को मारीच के, और वहां उपस्थित जो वृद्ध शाकल्य था उससे पूछता है कि इस समय महर्षि मारीच क्या कर रहे हैं। वो वृद्ध शाकल्य बताता है कि वो दाक्षायणी अर्थात उनकी पत्नी और महर्षि पत्नियों को जब उन्होंने पातिव्रत या पतिव्रता या पातिव्रत्य के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की तो उसका उपदेश दे रहे हैं। तो प्रतिव्रता धर्म के प्रति जब जिज्ञासा दाक्षायणी और अन्य महर्षि पत्नियों ने जब व्यक्त की तो उनको प्रतिव्रता धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मातली राजा से कहता है कि अस्मिन् अशोक वृक्ष मूले तावदास्ताम आयुष्मान यावत त्वाम इंद्र गुरुवे निवेदयितुम अंतरान्वेषी भवामि। मारीच और दाक्षायणी के पुत्र था इंद्र। मारीच इंद्र के पिता थे। तो मातली कहता है कि जब तक मैं आश्रम में जाकर मारीच को, इंद्र के पिता मारीच को यह बताऊं कि आप आए हुए हैं, तब तक आप इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठे। तो अशोक वृक्ष के नीचे बैठाने का उद्देश्य क्या था? प्रिया वियोग से संतप्त दुष्यंत के शोक को कम करना। और देखिए 2 बार शकुन उपस्थित हुआ था भुजाओं के फड़कने के रूप में। एक बार तो शकुन उपस्थित हुआ था जब वो आश्रम में प्रवेश करता है तो भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये महाकवि कालिदास ने वहां पर सूक्ति प्रस्तुत की थी कि विधाता को जो मंजूर है उसका रास्ता अपने आप बन जाता है। तो वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर मुझसे विवाह के योग्य कौन सी ऋषि कन्या उपस्थित है, कि ऐसा शकुन यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। लेकिन महाकवि कहते हैं कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो भवितव्य होता है, भाग्य में लिखा होता है, उसका रास्ता विधाता अपने आप बना देता है। तो वही शकुन यहाँ पर भी जब वो मारीच आश्रम के बाहर अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं मातली के लौटने की प्रतीक्षा में, तो वो शकुन फिर उपस्थित होता है। तो राजा कहता है मनोरथाय नाशंचे किम बाहो स्पंद से मुधा। हे भुजा, क्यों व्यर्थ ही स्पंदित हो रही है? पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्धते। मेरे सामने जब शकुंतला के रूप में मेरा कल्याण उपस्थित हुआ था तब मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। आज यदि उसकी प्राप्ति के शकुन के रूप में तू फड़क रही है तो मैं समझता हूं कि तू मेरे शोक को ही बढ़ा रही है। लेकिन चूंकि अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है राजा, तो उसका शोक दूर होता। और यही इसी समय जब तक मातली लौटता है तब तक वह देखता है किसको? सर्वदमन को। किस रूप में? अर्धपीतस्तनम मातुरामर्द कृष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम
बलात्कारेण कर्षति, खींच रहा है वो सिंघनी के पास बैठे हुए दूध पीते हुए उसके शावक को अपनी ओर। उसको भय नहीं लगता कि सिंघनी उस पर आक्रमण कर देगी। तो वहां पर दुष्यंत कहता है कि महतस्तेजसो बीजम बालोयम प्रतिभाति में स्फुलिंगावस्थयावनिरेदापेक्षैव स्थितः। यह जो बालक है यह मुझको किसी बहुत बड़े तेजस्वी पिता की संतान प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि चिंगारी धधकने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो यहाँ पर भी बोध वृक्ष के रूप में महाकवि कालिदास ने अशोक वृक्ष को प्रस्तुत किया है, जो दुष्यंत के शोक को कुछ कम करता है। तो यह भी एक परिकल्पना मालविकाग्निमित्र में हमको उपस्थित होती हुई दिखलाई देती है। मालविकाग्निमित्रम श्रृंगार प्रधान नाटक है, लेकिन इसमें अनेक लौकिक विषय, राजनीति संबंधी विषय, नाट्यशास्त्र संबंधी विषय और लोक व्यवहार संबंधी विषय हमें स्पष्ट परिलक्षित होते हुए दिखलाई देते हैं। इनका अध्ययन इस दृष्टि से भी हमें करना चाहिए, केवल श्रृंगारपूर्ण नाटक या स्त्री और पुरुष के प्रणय प्रसंग की दृष्टि से ही केवल उसका हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। आज आपने मुझे मालविकाग्निमित्रम से संबंधित कुछ बातों को आपके सम्मुख रखने का अवसर प्रदान किया। समय अधिक हो चुका है। यथाशक्ति जो मैंने पूज्य पिताजी से सीखा, अध्ययन किया, स्वाध्याय से जो मेरी बुद्धि में सूझा, उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अवश्य ही आप कुछ बातें पसंद आएंगी। मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास इस माध्यम से सफल सिद्ध होगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अथर्व फोरम के माध्यम से अपनी बातें कहने का मुझे अवसर प्रदान किया। सभी को प्रणाम निवेदित।